तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा शीत युद्ध के दायरे। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि शीत युद्ध किन देशों के बीच फैला हुआ था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी रही, जैसे कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई थी और धन हानि भी हुई थी। आगे का जो टॉपिक है वो हमारा बर्लिन की नाकाबंदी। यानी कहानी इस तरीके से है कि 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी के समय दोनों ही महाशक्तियों को अपनी अपनी शक्ति जगाने का अवसर मिला। जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण के बाद यूरोप में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद जर्मनी का विभाजन हो गया था। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का अधिकार था, जबकि पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का अधिकार था। 1948 में सोवियत रूस ने बर्लिन की नाकाबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर और ज़्यादा पहुंचा दिया था। रूस ने बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी के बीच यातायात, संचार व्यवस्था, आवागमन को बिल्कुल ठप कर दिया था। यानी हम बात करें सोवियत संघ की। यह नाकाबंदी सफल सिद्ध हुई। अमेरिका और ब्रिटेन ने अब हवाई मार्ग से बर्लिन को ईंधन, आहार, अन्न और दवाइयाँ भेजना शुरू कर दिया था और सोवियत रूस इतना साहस नहीं जुटा सका कि वह किसी भी विमान को मार गिराए। मई 1949 में रूस द्वारा यह नाकाबंदी समाप्त कर दी गई थी। बच्चों अब हम बात करते हैं कि 1950 में कोरिया संकट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया का भी विभाजन हो गया था, जिसका नाम उत्तर कोरिया था। उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट सत्ता आ गई थी और दक्षिण कोरिया में पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिला और वहाँ पे सरकारें भी बनने लगी थी। जून 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, संघ ने उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया था और इसके झंडे के नीचे कई देशों की सेनाओं, विशेषकर अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया की सहायता की और दूसरी ओर कम्युनिस्ट चीन उत्तर कोरिया के समर्थन में संघर्ष में शामिल हो गया था। एक तरह से युद्ध दो गुटों के बीच बदल गया था। जुलाई 1953 में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, पर शीत युद्ध फिर भी जारी रहा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। यानी हम बात करें कि वियतनाम में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप हुआ था। 1964 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम युद्ध में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय ले लिया और उत्तरी वियतनाम में घुसकर अमेरिकी विमान भारी बम वर्षा करने लगती है और सोवियत रूस ने अमेरिका के इस विध्वंसक व्यवहार की कड़ी निंदा की। रूस ने हो चिन मी के रथ सेना को आधुनिक हथियार देना प्रारंभ कर दिया। वियतनाम युद्ध कहीं जाकर 1975 में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जुलाई 1976 में दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के एकीकरण के बाद नया वियतनाम राज्य का उदय होता है, जिसने समाजवादी नीतियों पर चलने का निर्णय लिया। किसने? यानी नए राज्य की हम बात कर रहे हैं, नए वियतनाम की हम बात कर रहे हैं कि जो कि समाजवादी नीतियों पर चलने का वो निर्णय ले लेता है। अब हम बात करते हैं 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप ने भी शीत युद्ध को और अधिक बढ़ावा दिया। सोवियत संघ ने हंगरी पर भी हस्तक्षेप किया था। इससे और ज़्यादा क्या हुआ, शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि चीन की सदस्यता का विरोध। शीत युद्ध के कारण ही अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं मिली। यानी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं दी थी। फलस्वरूप चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। यहाँ पे ध्यान से बच्चों आपको समझना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन पाया। कम्युनिस्ट या जनवादी
चीन लंबी प्रतीक्षा करने के बाद अक्टूबर 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश ले सका। तो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट है। काफ़ी हद तक बच्चों को ये नहीं पता कि क्यूबा मिसाइल संकट हुआ ही क्यों। तो आइए बच्चों, इसे अब हम समझते हैं। क्यूबा वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसके पड़ोसी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, जमैका और हैटी है। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतिस्ता की सरकार का तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। कहाँ की बात हो रही है बच्चों? ये क्यूबा की बात हो रही है। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में कम्युनिस्ट तानाशाही को जन्म दिया और क्यूबा के उद्योगों में अमेरिकी पूंजीपतियों ने करोड़ों डॉलर लगा रखे थे। इन उद्योगों को कास्त्रो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जबकि फिदेल कास्त्रो को अमेरिका की ओर से आक्रमण की आशंका बढ़ गई। उसने रूस से सैनिक और आर्थिक सहायता भी मांगी थी। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बच्चों डिटेल में इसे समझाऊंगा। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट। इस नक्शे में क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच के दायरे को दिखाया जा रहा है। इस नक्शे को संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में इस्तेमाल किया गया है। तो आइए बच्चों, उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोवियत संघ के जो नेता है वो कौन है? निकिता क्रुश्चेव है। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? फिदेल कास्त्रो। और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जॉन एफ कैनेडी। तो उससे पहले मैंने आपको बच्चों ये सारी स्टोरी जो बताई थी वो सारी चीज़ें बेसिक थी। तो अब आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है, अगर कई बार क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो आप इन्हीं सारे आंसरों को आप लिख सकते हो। क्यूबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट से सटा हुआ है। शीत युद्ध के दौर में यह सोवियत संघ का मित्र था, लेकिन सोवियत संघ को यह चिंता थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा और वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। अतः 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में चोरी छिपे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। हथियारों की इस तैनाती की वजह से सोवियत संघ पहले के मुकाबले अब अमेरिका के तकरीबन दुगनी ठिकानों या शहरों पर भी आक्रमण कर सकता था। अमेरिका को इस बात की भनक क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए 3 हफ्ते बाद पता लगी थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था और तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के प्रभाव। क्यूबा मिसाइल संकट के कारण अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और विश्व में परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अगर युद्ध होता तो परमाणु बमों का इस्तेमाल भी आवश्यक होता। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को समाप्त करने के लिए दोनों गुटों ने समझौता किया और सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। तो बच्चों, आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन होगा।